नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो समुच्चय बोधक अव्यय को लेकर है। इससे पहले मैं संबंध बोधक अव्यय पढ़ा चुका हूँ। उसका वीडियो आपको अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर हम बात करें समुच्चय बोधक अव्यय की, तो अव्यय शब्द आप जानते ही हैं, बोधक का अर्थ होता है बोध कराने वाले और समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने का। अर्थात वे अव्यय, अगर मैं बात करूं समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात वे अव्यय जो दो पदों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने एक वाक्य लिखा कि राजू और प्रवीण आगरा गए। अब यहां देखिए, यहां पर इस और ने क्या काम किया है कि इस प्रवीण को और राजू को जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया है देखिए, आगरा कौन गया? प्रवीण गया। आगरा कौन गया? राजू गया। अर्थात ये दोनों ही आगरा गए हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसने किया है? इस और ने किया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। और क्या नाम है उसका? संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो संबंध बताते हैं। अभी ये वाक्य होता कि राजू प्रवीण के साथ आगरा गया, तो इस प्रवीण का संबंध राजू से हो जाता, तो वो साथ जो होता है वो संबंध बोधक का कार्य कर रहा है और ये और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगर मैं इस वाक्य, ये तो हो गया दो पदों को जोड़ना। अगर वाक्यों की बात करी जाए तो राजू आगरा गया और ताजमहल देखा, तो यहां पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है। पहला वाक्य है राजू आगरा गया, दूसरा वाक्य है राजू ने ताजमहल देखा। इन दोनों वाक्यों को यदि जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? इस और ने किया। तो ये और क्या कहलाएगा? आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। तो यहां तक तो आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अब ये कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहले हम बात करेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ज्यादा लिखूंगा तो समय ही खत्म होता है, आप समझ ही रहे होंगे। एक मिनट देखिए, समानाधिकरण की बात करी जाए, माफ कीजिएगा कुछ घुस गया था एकदम से। हाँ जी, समानाधिकरण की अगर बात करी जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समान धन अधिकरण। समान का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि समान होता है, और अधिकरण का अर्थ होता है आधार। अर्थात ऐसे अव्यय जो दो समान शब्दों या वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब दो समान शब्द या दो समान वाक्यों वाली बात कैसे आएगी वो जरा देखिएगा। दो समान की बात करी जाए, देखो राजू दीपक प्रवीण को पढ़ाते हैं। अब देखिए और कहां आएगा, ये देखिए तीन तीन संज्ञाएं दी हैं और तीनों ही आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब ये देखिए, आधार का मतलब मैंने क्या बताया था? एक समान होने चाहिए। तो देखो एक समान व्यक्तिवाचक तो हैं, लेकिन फिर भी वाक्य के अनुसार ये एक समान नहीं है। कैसे नहीं है बताइए मुझे, और कहां आएगा? तो देखिए और यहां आएगा, राजू और दीपक प्रवीण को पढ़ाते हैं। तो ये और यहां क्यों आया, यहां क्यों नहीं आया, वो समझिएगा। देखिए यहां पर पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है? दीपक भी कर रहा है और राजू भी कर रहा है, लेकिन प्रवीण पढ़ाने की क्रिया ना कर कर किसकी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। कहा जाए तो ये कर्म कारक है और ये दोनों ही कर्ता कारक हैं। तो यही है आधार। ठीक है, आधार कैसे हो गया कि यहां पर ये दोनों वाक्य एक ही कार्य के लिए वाक्य में आए हैं, तो इसीलिए इन दोनों का आधार या अधिकरण समान है। तो जब वाक्यों में दो पदों का आधार समान होता है तभी उनको जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे रवि ने
फल और सब्जी खरीदी। अब यहां पर देखिए, यहां रवि ने और फल क्यों नहीं होगा, यहां रवि और फल के बीच में और क्यों नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये कर्ता कारक है और ये दोनों कर्म कारक हैं, तो इन दोनों का आधार समान है। तो किसी भी कारक की अगर बात करी जाए, तो अगर किसी भी कारक के दो दो शब्द किसी वाक्य में, दो या दो से अधिक शब्द आएंगे, तो उन्हें जोड़ने के लिए उनके बीच में हम समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई, समुच्चयबोधक अव्यय में समानाधिकरण क्या होते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कारण है उसका कि जब आप वाक्य के भेद पढ़ेंगे रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त तथा मिश्र। तो ये जो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, ये संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय जो होते हैं वो आपके मिश्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं समानाधिकरण समुच्चयबोधक के प्रकारों के बारे में। तो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध तथा परिणाम। चलिए लिख लेते हैं नाम इनके। पहला है आपका संयोजक। ठीक है, संयोजक की बात करी जाए तो संयोजक समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय दो क्रियाओं को एक साथ करने की बात की जाए, या दो शब्दों को एक साथ कार्य की बात करी जाए, यानी कि एक साथ में अगर किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो वहां संयोजक का प्रयोग होता है। संयोजक अव्ययों की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं और, व, एवं और तथा। ठीक है, इन अव्ययों का प्रयोग यहां होता है। जैसे राम और श्याम, रवि व श्याम, रवि एवं श्याम, रवि तथा श्याम। तो बात समझ में आ गई आपके। अब इसका एक मैं उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इस और के बारे में जरूर जान लीजिए। कहीं पर भी और लिखा आ जाए तो ऐसा नहीं है कि आप उसको समुच्चयबोधक अव्यय ही हमेशा लगा दें। कभी कभी और सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। मैं तीन वाक्य आपको लिख के दिखाऊंगा, उसके आधार पर बताऊंगा कि जो और का प्रयोग कभी कभी संज्ञा वो सर्वनाम के में, क्रिया विशेषण तथा विशेषण के रूप में। देखो, जैसे राम ने औरों से कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये औरों जो शब्द आया है यहां पर, ये सर्वनाम के रूप में है। ठीक है, अब देखते हैं हम विशेषण के रूप में। देखो, वह या कहा जाए आज कक्षा में और लड़के आ गए, और लड़के आ गए। कौन आ गए? लड़के आ गए। कौन से लड़के? और लड़के। तो ये यहां पर क्या हो गया? विशेषण के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया विशेषण के रूप में। देखो, पास होने के लिए और पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा कितना? और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपके। यहां पर ये जो और है वो क्रिया विशेषण के रूप में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समुच्चयबोधक के रूप में। तो याद रखिएगा, और जब दो पदों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा, तभी वह क्या कहलाएगा? आपका समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाएगा। तो इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। देखिए, मैं उदाहरण यहां लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी और भी लिखाने हैं। इन तीनों वाक्यों को तो मैं बिगाड़ दूंगा, तो यहां वाक्य लिख दे रहा हूं। देखो, राजू आगरा गया और ताजमहल देखा। तो आप यहां देख पा रहे होंगे, एक तो पहली क्रिया क्या है? जाना, और दूसरी क्रिया है देखना। ये दोनों क्रियाएं एक साथ में हो रही हैं और इसीलिए इसके बीच में और आया है। ठीक है, चलिए अब मैं इन तीन वाक्यों को बिगाड़ रहा हूं। हाँ जी, जो दूसरा प्रकार है इसका वो है विभाजक। ठीक है, मार्कर। हाँ, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है विभाजक। इस विभाजक को वैकल्पिक भी कहा जाता है, क्योंकि यहां दो क्रियाओं में से
केवल एक क्रिया के होने का बोध होता है, यानी कि एक होगी, एक या उन दोनों में से किसी एक क्रिया का, ठीक है, विकल्प एक क्रिया का, ये नहीं पता कौन सी, लेकिन इन दोनों में से एक क्रिया का बोध होगा तो वह विभाजक होता है। इसका होता है आपका जैसे या है, अथवा है, पुरानी हिंदी में वा का प्रयोग होता था, ठीक है, कि वा, ठीक है, और चाहे चाहे, ना ना, या आदि। देखिएगा विभाजक विकल्प, अगर या की बात करी जाए तो केवल यही दो ऐसे आपके प्रकार हैं जो दो पदों को भी जोड़ते हैं और दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं, और इसके बाद के जो प्रकार हैं वो केवल वाक्यों को जोड़ते हैं, पदों को नहीं जोड़ते, ये पदों को भी जोड़ते हैं। जैसे कहा जाए कि सुख या दुख जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, सुख या दुख, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो सुख या दुख, ठीक है। अब यहां पर हम अथवा भी लगा सकते हैं, सुख या दुख, ठीक है, सुख अथवा दुख। इस किवा का प्रयोग जो होता है वो कविताओं में अधिक होता है, किवा का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, हिंदी का मतलब भाषा में नहीं होता, ये केवल कविताओं में इस किवा का प्रयोग होता है, लेकिन इसका अर्थ या ही होता है, ठीक है। वा का प्रयोग पुरानी हिंदी में होता था, अब इसका प्रयोग नहीं होता है, पुरानी किताबें पढ़ोगे तो वहां वा मिल जाएगा, जैसे सुख वा दुख, वो नहीं, वह का मतलब है हाँ, वो दोनों क्रियाएं एक साथ में, यहाँ विकल्प की बात आती है, ठीक है। रवि व श्याम अच्छे विद्यार्थी हैं, कि रवि या श्याम अच्छा विद्यार्थी है, तो वहां या का अर्थ आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं चाहे, तो अब इस चाहे का अगर मैं वाक्य बनाऊं तो पहले इसका तो आप समझ ही गए होगे, अब चाहे चाहे का देखो, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, तो यहां विकल्प की बात आ गई, तो ये चाहे चाहे कर रहा है इस चीज में, ठीक है। इसी में ना तुमने रोटी बनाई ना तुमने पराठा बनाया, इसी तरीके से कि या रोटी बना लो या पराठा बना लो, ठीक है। बात समझ में आ गई, आपके विभाजक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं विरोध की, ठीक है। एक में इसका रजिस्टर्ड वाक्य लिख दे रहा हूं, उसने खाना खाया या चाय पी, ठीक है, विभाजक में। अब हम तीसरा बात करते हैं परिणाम, वो विरोध, परिणाम तो आखिरी है, विरोध। विरोध का मतलब है कि जहां एक क्रिया का तो होना पाया जाए परंतु दूसरी क्रिया का ना होना पाया जाए, वही क्या हो जाता है आपका विरोध समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके लिख लेते हैं हम, देखिए, पर, किंतु, मगर, लेकिन, वरन आदि, ठीक है। किंतु परंतु लेकिन मगर, किंतु परंतु, हाँ परंतु भी रह गया, आप समझ लीजिए बात को, पर का प्रयोग भी हो जाता है, किंतु का, मगर, लेकिन, वरन। जैसे मैं एक वाक्य लिखूंगा उसमें आपको पता चलेगा कि एक क्रिया का होना पाया जाएगा दूसरी का नहीं। देखो, जैसे वह आगरा गया पर ताजमहल नहीं देखा। अब यहां इस पर के स्थान पर आप चाहे किंतु लगा लो, चाहे परंतु लगा लो, चाहे मगर लगा लो, चाहे वरन लगा लो। जैसे वह आगरा गया पर ताजमहल नहीं देखा, वह आगरा गया किंतु ताजमहल नहीं देखा, वह आगरा गया मगर ताजमहल नहीं देखा, तो इसका मतलब उसने एक क्रिया जाने की तो करी लेकिन ताजमहल देखने की क्रिया नहीं करी, इसीलिए यहाँ विरोधवाचक है। चलिए चौथे की बात करते हैं। चौथा है आपका परिणामवाचक। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया के परिणाम स्वरूप आती है वहां परिणामवाचक होता है। इसके कौन कौन से होते हैं देखिए, एक होता है इसलिए, अतः, अतएव। देखिए वैसे तो मैंने इसको याद कर रखा है बहुत अच्छी तरीके से कि और तथा, या कहा जाए इसको एक लाइन में याद कर रखा है, और तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए, इस तरीके से मैंने याद कर रखा है। आप ऐसे याद कर लोगे तो बहुत आसानी रहेगी। चलिए, इसलिए, अतः और अतएव। जैसे कि अगर बात करी जाए, देखो,
रवि को भूख लगी थी। अब रवि को भूख लगी थी, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने खाना खा लिया। अब यहां देखिए, खाना खा लेने की जो क्रिया हुई है वो किस कारण से हुई है, लगी थी के कारण से। तो ये जो क्रिया है इसके परिणाम स्वरूप आई है, इसीलिए इसलिए को हम परिणामवाचक कहेंगे। तो ये तो था समानाधिकरण समुच्चयबोधक। अब हम बात करेंगे व्यधिकरण समुच्चयबोधक की। ठीक है, याद रखिएगा ये जो अव्यय होते हैं ये आपके संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, संयुक्त वाक्य में। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं ट्रिक से कभी नहीं पढ़ाता, कॉन्सेप्ट आपको इन वाक्यों का जब वीडियो बनाऊंगा तब कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। लेकिन अभी तक के लिए अभी मैं बता दे रहा हूं कि ये संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और याद रखिएगा, जब ये अकेले आए, अगर इनसे पहले या इनके साथ व्यधिकरण जुड़ गया तब फिर वो वाक्य आपका संयुक्त नहीं रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं व्यधिकरण की। हाँ जी, दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चयबोधक। अगर व्यधिकरण की बात करी जाए तो ये मैंने जैसे अभी समानाधिकरण बताया था वैसे व्यधिकरण बना है वि धन अधिकरण से। वि उपसर्ग है जिसका अर्थ है विपरीत, और अधिकरण मतलब आधार। अर्थात वे अव्यय जो विपरीत आधार वाले वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब विपरीत आधार वाले मतलब कैसे, भाई दोनों तो वाक्य ही होंगे लेकिन उन वाक्यों में अंतर होगा। कैसे होगा कि एक उपवाक्य होगा, एक प्रधान वाक्य होगा। तो सीधी सी बात है कि व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का अर्थ होता है कि वे अव्यय जो प्रधान वाक्य या उपवाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। तो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य भी आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे कि अगर बात करी जाए कि रवि ने कहा, अब यहां पर मुझे यह बताइए क्या यह वाक्य का अर्थ पूर्ण हो रहा है, या एक वाक्य और लिख रहा हूं, यह वही लड़का है। क्या ये दोनों वाक्यों का अर्थपूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब इन दोनों वाक्यों को अर्थपूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे, रवि ने कहा कि मैं ईमानदार हूं, ठीक है, और यह वही लड़का है जो कल आया था। अब यहां पर देखिए ये वाक्य, दोनों ही वाक्य कैसे हो गए, अब पूर्ण हो गए। अब मुझे यह बताइए कि इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए किस वाक्य की आवश्यकता हुई, इस वाक्य की। तो यह वाक्य क्यों आया, इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए। तो ये आश्रित है, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, प्रधान। अब यहां पर आ जाओ, यह वही लड़का है जो कल आया था। तो ये जो कल आया था हमें क्यों लिखना पड़ा, इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका आश्रित। जरूरी नहीं है कि आश्रित आपके पीछे ही आए, ये कभी कभी वाक्य से आगे भी आ जाते हैं। ये दोनों ही आपके मिश्र वाक्य हैं और मिश्र वाक्य की यही पहचान होती है, ठीक है। मैं इन वाक्यों को जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। संयुक्त, सरल तथा मिश्र वाक्यों में कभी भी आपके दिमाग में 1% का भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के प्रकारों की, ठीक है। चलिए, ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारणवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक, ठीक है, लिख लेते हैं। मार्कर कहाँ गया, हाँ जी, देखिए पहला कारण है, दूसरा संकेत है, तीसरा उद्देश्य है, और चौथा आपका स्वरूप, ठीक है। कारणवाचक, ठीक है, जिस प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य उसके कारण के रूप में जुड़ा हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, कारणवाचक कहते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे क्योंकि, जो कि,
और कभी कभी क्योंकि इसलिए एक साथ में। ठीक है, कारण के रूप में। देखिए आप खुद बोलोगे, मैं एक वाक्य लिखूंगा, आप बताइएगा। देखो, वह पास नहीं हुआ। अब अगर हम इसका कारण बता देंगे तो वो इस पर आश्रित हो जाएगा, इस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए ही तो आएगा वो कारण। वह पास नहीं हुआ क्योंकि वह बीमार था। अब मुझे ये बताइए, क्या ये वाक्य पूर्ण हो गया? हाँ जी, वह पास नहीं हुआ क्योंकि वह बीमार था। तो ये वाक्य क्यों आया? इसको स्पष्ट करने के लिए, और इसको स्पष्टि किससे दी है उसने? कारण से दी है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? कारणवाचक कहेंगे। चलिए अब संकेतवाचक की तरफ चलते हैं। संकेतवाचक की तरफ बात करी जाए तो इसके अंतर्गत आता है कि, जो, ताकि, इसलिए कि। और ये जो है आपका, वैसे तो ये सर्वनाम होता है, लेकिन अगर पूछा जाए समुच्चय बोधक के रूप में तो इसको हम समुच्चय बोधक लगाएंगे। तो जो का विभिन्न रूप भी आ जाएंगे, जहाँ आ जाएगा, जिसे आ जाएगा, जब आ जाएगा, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, एक मैं वाक्य लिखता हूँ संकेत के तौर पर, देखिएगा। यह वही मकान है। अब यह वही मकान है जहाँ मैं पहले रहता था। अब यहाँ पर देखिए, ये जहाँ मैं पहले रहता था, ये क्यों आया है? इस वाक्य को, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, या इस मकान को संकेत करने के लिए। अब यह वही मकान है। अब मकान है तो भाई संकेत करके बताओ ना, कौन सा, कैसा मकान? जहाँ मैं पहले रहता था। तो इसने क्या किया? इस वाक्य ने इसको संकेत के रूप में क्लियर किया। इसी तरीके से कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति तक हिंदी व्याकरण का ज्ञान पहुंचा पाऊं। तो ये मेरा उद्देश्य है कि, तो ये की ने क्या किया? मेरा जो उद्देश्य है उसको संकेत करके बता दिया, क्या उद्देश्य है वो। ठीक है, चलिए अब उद्देश्य की बात करते हैं। अभी तक तो हम संकेत की बात कर रहे थे, अब उद्देश्य की बात करी जाए तो उद्देश्य के अंतर्गत आपके आएंगे यद्यपि, तथापि, जो, तो, यदि, तो, जबकि, फिर भी, आदि। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे यद्यपि वह गरीब है, तथापि वह ईमानदार है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, यद्यपि वह गरीब है, तथापि ईमानदार है। ठीक है, यहां आप ये भी लगा सकते हो, यद्यपि की जगह जबकि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। उद्देश्य है यहां पर। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। यदि तो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से जबकि, फिर भी हो गया, जो, तो, और क्या आता है, यदि तो, इतने ही है ज़्यादातर। चलिए अब स्वरूप की बात करते हैं। स्वरूप के अंतर्गत आते हैं आपके अर्थात, मानो, यानी। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अर्थात जैसे मैं अहिंसावादी हूं, या मैं अहिंसा को मानता हूं। अब स्वरूप क्या बनाया है इसका? मेरा हाथ नहीं चल रहा है ढंग से। मानता हूं अर्थात मैं गांधीवादी हूं। ठीक है, मैं अहिंसा को मानता हूं। ठीक है, अर्थात गांधीवादी हूं, यानी कि मैं गांधीवादी हूं। तो ये तो थे आपके समुच्चय बोधक अव्यय। अगला जो वीडियो है आपका, वो विस्मयादि बोधक अव्यय को लेकर है। उसके बाद आपके ये जो शब्द हैं ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके समास। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।